हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। और बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड डिजीज। जो चैप्टर आपका चल रहा है, कल हमने उसमें देख लिया था इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप्स होते हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। वो सारी चीजें कल की क्लास में समझ ली थी। आज हमारा जो है थोड़ा सा पार्ट बच गया था इम्यूनिटी का, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बात करेंगे लिम्फोइड टिश्यूज वगैरह के बारे में। लिम्फोइड इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, उसी चीज को हम लोग समझेंगे। बाकी आज के लेक्चर में और कुछ खास होने वाला है, तो वो ये है आपका कि एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो है कैंसर को पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है आज चैप्टर की एंडिंग भी होने जा रही है। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं दिन बिना किसी देरी से। बने रहिएगा मेरे साथ एंड मोमेंट तक। तो आज का जो आपका लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 4 है ये। और इसी साथ आप करते हैं तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, एड्स है, कैंसर है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, एडोलेसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर। क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है। तो कल भी हमने देखा था कि इसमें तो दो तीन तरीके से ये चीज वर्क करती है। जैसे बात करते हैं कि बॉडी के अंदर दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमको जन्मजात मिलती है, जन्म से मिलती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आपकी स्पेसिफिक होगी, जो कि हमको किसी डिजीज के आने के बाद हम जो है या तो उसको बाहर से लेते हैं या फिर हमारी बॉडी जो उसको जनरेट करती है। तो इसमें हेल्प कौन करता है? तो इसमें बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। कुछ हमारी जो फिजिकल बैरियर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए, सेलुलर बैरियर्स हो गए, और आपका जो है साइटोकाइन बैरियर हो गया, ये सब हमको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी जो होती है कंटिन्यूअसली हर टाइम, हर मोमेंट, हर पल जो है बच्चों आपकी डिजीज किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोजल ऑर्गेनिज्म घिरी हुई है, जो कि आपको आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आपका इम्यून सिस्टम अगर यदि अच्छा होगा तो आपकी बॉडी जो होगी उन छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या नहीं हो पाएगी? इफेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम का मतलब होता क्या है कि जो कि आपकी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करे। दिस इज कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। जैसे कि आपने देखा था कि कोरोना के अंदर जिस पर्सन की इम्यून इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा था उसको कोरोना ने इफेक्ट किया ही नहीं। दैट मीन्स जिस पर्सन की इम्यून सिस्टम जो है वो कम है, या फिर उसकी इम्यून सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो उसको किसने अफेक्ट किया बच्चों? कोरोना ने अफेक्ट किया। तो ये सब चीजें हैं। अब इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी के अंदर, हमने देखा था कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। टी लिम्फोसाइट जो होंगे उसमें टी हेल्पर सेल, आपके टी किलर सेल, और उसके साथ साथ आपके बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि एंटर करता है तो उससे वो किल करने का काम करेगी। फिर हमने देखा एंटीबॉडी जो होती है बच्चों, उसके अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे बात करते हैं आईजीए हो गया, आईजीएम हो गया, आईजीई हो गया, आईजीए हो गया। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग एंटीबॉडी के अलग अलग टाइप होते हैं। एंटीबॉडी का हमने देखा, एंटीबॉडी होती क्या है? तो एंटीबॉडी जो है 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलकर के बनाती है आपकी एंटीबॉडी बनाती है। दैट मींस ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती है, उसमें 2 हैवी 2 लार्ज चेन होता है, तो 2 लाइट चेन होती है। हैवी चेन और लाइट चेन में तो कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे बात करते हैं उसका पूरा का पूरा जो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? वाई शेप होता है। इसके अंदर जो ग्लोबुलिन होता है वो अल्फा गामा ग्लोबुलिन होगा। कैसा होगा? गामा ग्लोबुलिन होगा। इसको इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। फिर हमने देखा बच्चों इसके अंदर, इसी के साथ हमने फिर स्ट्रक्चर भी देखा। स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि जब भी कोई भी एंटीजन आएगा, एंटीजन क्यों बोला गया? क्या? क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा पार्ट, पूरी पूरी बॉडी जो होती है किसी होस्ट की बॉडी को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ उसका कुछ ही पार्ट जो होता है होस्ट की बॉडी को जाकर अफेक्ट करता है। तो एंटीबॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एंटीजन के अकॉर्डिंग सेट होता है, क्योंकि जिस तरीके का एंटीजन आएगा वो उसी तरीके से क्या हो जाएगा? अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। दैट मीन्स वहां पर लॉक एंड की वाला मॉडल चलता है, जैसे ताला और चाबी वाला मॉडल चलता है। तो एंटीजन जो होता है वो किसके हिसाब से सेट होता है? मतलब कि वो एंटीबॉडी अपने आप को एंटीजन के हिसाब से सेट कर लेती है। ठीक है, फिर हमने वैक्सीनेशन देखा, इम्यूनाइजेशन देखा। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो है उसका मतलब क्या है? 2 प्रकार की इम्यूनिटी मैंने बताई थी। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि हम बाहर से ले रहे हैं, हम मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि जैसे वैक्सीनाइजेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया। पैसिव इम्यूनिटी वो जो हमको प्री फॉर्म्ड मिल चुकी है, जैसे कि मदर का कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हमको ऑलरेडी जो एंटीबॉडी मिलती है कौन सी मिलती है बच्चों? आईजीए मिलती है। उससे पहले अगर बात करते हैं तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी कौन सी? आपकी आईजीजी है, जो कि प्लेसेंटा को, पहली ऐसी बॉडी है जो कि एंटीबॉडी है, जो कि आईजीजी, जो क्या करेगी बच्चों? आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करने का काम करती है। और उसकी वजह से ही अंदर पलने वाला जो शिशु है वो क्या कर पाता है? अपने आसपास की बीमारियों से बच पाता है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी के अंदर? तो अगर बात करते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? जो इम्यून सिस्टम है वो आपका
उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? उसमें प्रेजेंट होता है आपका लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू एंड लिम्फोसाइट। एंड क्या होगा बच्चों? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है बच्चों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है बच्चों आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अंतर समझो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होता है जहां पर आपके बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे, जहां पर आपके बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बात करते हैं कहां पर होता है आपका, अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो वो कहां पे प्लाज्मा सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, है ना, वहीं पर वो मैच्योर भी होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो कहां फॉर्म होते हैं बच्चों? वो फॉर्म होते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर, ब्लड के अंदर, रेड बोन मेरो के अंदर। लेकिन अगर मैं दोनों ही, जो आपका बी लिम्फोसाइट होगा एंड टी लिम्फोसाइट होंगे, दोनों ही रेड बोन मेरो के अंदर फॉर्म होंगे। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन की बात करते हैं तो टी लिम्फोसाइट के जो मैच्योरेशन होता है कहां पर होता है बच्चों? थाइमस ग्लैंड, थाइमस के अंदर होता है। तो बात करते हैं बच्चों यहां पर जो आपका बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या होंगे? फॉर्म होंगे एंड मैच्योर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा आपका? रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, और उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर आ जाएगा आपका थाइमस। मतलब कि ये वो जगह है जहां पर आपके जितने भी क्या बोलते हैं बी लिम्फोसाइट होंगे, टी लिम्फोसाइटों को फॉर्म किया जाएगा, मैच्योर किया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग वाला जगह है, मतलब कि जब जहां पर आर्मी को क्या किया जा रहा है? ट्रेन किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। तो आर्मी की फैक्ट्री यहां से फॉर्म हो रही है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर ये जो आर्मी है इसको भेजा जाता है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कहां कहां पर ऐसी जगह है, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर? कौन कौन सी जगह आती है? सबसे पहला आता है आपका बच्चों इसके अंदर टॉन्सिल्स। आपने टॉन्सिल्स देखे हैं? टॉन्सिल्स आते हैं, सबसे पहला आएगा बच्चों आपका टॉन्सिल आता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसके अंदर पेयर्स पेचीज, पेयर्स पेचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर तीसरा आएगा माल्ट, माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कितना परसेंट होता है बच्चों ये? 50% होता है अप्रोक्सीमेटली। कितना परसेंट होगा बच्चों ये? 50% देखने को मिलता है। कितना परसेंट देखने को मिलेगा? 50%। इसके अलावा लिम्फोइड, लिम्फ नोड्स, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन आता है बच्चों इसके अंदर? और इसके अलावा आता है इसमें तिल्ली, जो आपने देखा होगा स्प्लिन, स्प्लिन जो होता है वो भी इसी के अंदर आता है। स्प्लिन भी आएगा। कौन आएगा बच्चों यहाँ पर? स्प्लिन भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन वर्क करता है। उसके अंदर लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स, है ना। अगर बात करते हैं बच्चों जो इम्यून सिस्टम होता है उसके दो, वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे? एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है उसके अंदर हमेशा जो आपका एंटीबॉडीज होती हैं उनको बनाने वाले जितने भी सेल्स हैं उसको क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज मतलब कि बॉडी को बचाने वाले जितने भी सेल्स हैं उनको फॉर्म करने का काम कहाँ पे होता है बच्चों? इनका फॉर्म करने का काम होगा बच्चों आपका, इनको फॉर्म करने का काम होता है बच्चों कहां पर? आपके रेड बोन मेरो एंटी थाइमस के अंदर। इसी बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर फॉर्म होने के बाद ये मूव करते हैं, मूव करते हैं ताकि क्या किया जाए? बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आपका जो भी बैक्टीरिया पैथोजन आएगा वो किसको अफेक्ट करेगा? सबसे पहले सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, समझिएगा बच्चों अच्छे से।
द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर कौन इंक्लूडेड है बच्चों? लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूडेड है। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन जो कि मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा। और कौन इंक्लूडेड है बच्चों इसके अंदर? लिम्फोइड टिश्यू। और कौन है बच्चों इसके अंदर? लिम्फोसाइट इंक्लूडेड है। एंड सोल्यूबल एंड कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो चार चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर चार चीजें इंक्लूडेड है। कौन कौन सा? एक तो लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। फिर बात करेंगे लिम्फोइड टिश्यूज की, फिर लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट कौन सी? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। एंड लास्ट में कौन सा जाएंगी? कुछ एंटीबॉडी जो कि लिम्फोइड ऑर्गन के द्वारा फॉर्म की जाती है। एज यू हैव रीड, आपने पढ़ा है, इम्यून सिस्टम इज अ यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। आपको ये पता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है? आपके अंदर बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन, जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल यदि आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो ये सबसे पहले उस फॉरेन एंटीजन को क्या करने का काम करता है बच्चों? रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। सबसे पहले उसको पहचाने का कि भाई ये मेरा पार्टिकल है या नहीं है। यदि उसको लगता है ये हमारा पार्टिकल है तो कुछ नहीं करता है, और उसको लगता है कि ये मेरा पार्टिकल नहीं है तो क्या करेगा? उसकी जान लेने की कोशिश करता है। ठीक है, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद रेस्पोंड करता है। क्या करता है बच्चों? रेस्पोंड करता है। एंड बाद में क्या करता है? उसको याद भी रखता है कि भाई यदि तू दोबारा मेरे से मिल गया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये अभी ये कौन करता है? आपका लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखता है कि दोस्त आ रहा है कि दुश्मन आ रहा है। दोस्त आ रहा है तो हाँ आजा भाई आजा, ठीक है। लेकिन दुश्मन आएगा ना तो दुश्मन देखेगा मेरा कौन सा दुश्मन आ रहा है। दुश्मन आते ही फिर उसमें जो है अपनी पुरानी जो बदली है, जो पुरानी उसके साथ जो भी दुश्मन जिसके कारण से दुश्मन हुआ था वो उसके वजह से क्या कर रहा है? उसको किल करने का काम भी करता है। द इम्यून सिस्टम आल्सो प्लेन एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी क्रिएशन। जो इम्यून सिस्टम होगा ना बच्चों आपका, वो एलर्जिक रिएक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपका जैसे पोलन ग्रेन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसमें भी जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है? आईजी एंटीबॉडी को एक्टिवेट करवाता है, जिसके कारण से क्या होगा? आईजी एंटीबॉडी क्या करती है? जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी कोज कर रहा है उसको बाहर निकलवाने में हेल्प करती है। तभी तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर किया, एंटर करने पर क्या होता है? स्नीजिंग आना शुरू होता है, आंखों में से आंसू आना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी मेहनत कर रही होती है उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो आपकी रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बच्चों उसमें भी हेल्प करता है। साथ के साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में देखा था ना कि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं? आपका ग्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। यदि टी लिम्फोसाइट जो होंगे आपकी ग्राफ्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो होगी वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो ये टी लिम्फोसाइट क्या देखते हैं बच्चों? टी लिम्फोसाइट यही देखते हैं कि भाई ये ग्राफ्ट जो है ये इस बॉडी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि बॉडी उस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो आपको समझ में आ गया मैंने आपको बोला ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूडेड है, टिश्यू इंक्लूडेड है, सेल इंक्लूडेड है एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज इंक्लूडेड है। सबसे पहले जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम के अंदर कोई भी चीजें आएंगी सबसे पहले वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करेगा, फिर रेस्पॉन्ड करेगा, फिर उसमें रिमेंबर भी रखता है। ठीक है, फिर उसने देखा, वो बोल रहा है कि इम्यून सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? एक तो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। अब लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों? इस चीज को आप समझिए। लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहा है। द लिम्फोइड ऑर्गन, दीज आर द ऑर्गन, ये ऐसे ऑर्गन है वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन, जहां पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? उसका फॉर्मेशन होना, जहां पर उसकी उत्पत्ति होगी, है ना। एंड मैच्योरेशन, उत्पत्ति होने के बाद वो ग्रो भी करेगा और मैच्योर भी कर जाएगा। एंड प्रोलिफरेशन, और डिवाइड भी करेगा ऑफ लिम्फोसाइट अकर। ठीक है, जहां पर क्या होगा बच्चों? इस किसी भी सेल का मतलब कि लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी सेल आपका ओरिजिन भी करता है, कोई भी सेल का यहाँ पर और क्या होता है बच्चों? मैच्योरेशन भी होता है, कोई भी सेल का यहाँ पर प्रोलिफरेशन भी होता है। तो तीन चीजें यहाँ पर होती है, ओरिजिन भी होगा, मैच्योरेशन भी होगा एंड साथ के साथ प्रोलिफरेशन भी होगा, है ना, ऑफ लिम्फोसाइट अकर। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो पहले जो शुरुआती दौर के मतलब कि जो प्राइमरी जो सबसे फर्स्ट में आते हैं उस टाइप के जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, कौन कौन होता है? बोन मेरो होगा और थाइमस होता है। बोन मेरो एंड थाइमस के अंदर आपका कौन देखने मिलता है बच्चों? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होगा? बी लिम्फोसाइट के दो काम होते हैं। बी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं?
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका टी किलर सेल और साथ के साथ आपकी बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन अगर वो एंटीबॉडी का फॉर्म कर रहा है बच्चों प्लाज्मा के अंदर, वहीं अगर बात करते हैं टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, रेड बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरेशन कहां हो रहा है बच्चों, उसमें थाइमस में हो रहा है। तो यहां पे लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर वही दो चीजें इंक्लूडेड है जहां पर इन सेल्स का क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट उसका ओरिजिन हो रहा है, दूसरा इसके अंदर मैच्योरेशन हो रहा है, और तीसरा इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि वो क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, ठीक है। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट, जहां पर क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट, जो आपकी इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। किसके अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला, आपका जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होंगे वो यहीं पर किसी के इसके अंदर लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट होंगे, किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर। आफ्टर मैच्योरेशन, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा, द लिम्फोसाइट जो होंगे वो कहां माइग्रेट कर जाएंगे बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे की बात आ गई स्प्लीन के पास हो गया, ठीक है। जैसे ही आपका प्राइमरी लिम्फोसाइट मैच्योर, दैट मींस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही आपका बी लिम्फोसाइट फॉर्म होकर मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा, जैसे ही वो इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होंगे, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट है, तो प्राइमरी आपका लिम्फोइड ऑर्गन से माइग्रेट कर जाएंगे किसके पास, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास। तो मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाएंगे किसके पास बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हो गया, है ना। ये सब चीजें क्या है बच्चों, आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पर क्या होता है आपकी, जैसे कि आपने देखा कि इंडियन आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी का एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर होता है, उस हेडक्वार्टर के अंदर सारी चीजें की जाती हैं, उसका ऑफिस वर्क किया जाएगा, वहीं से कमांड दिया जाता है, वहीं से जो है सारी चीजें, वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पर जो होता है ट्रेन किया जाता है, वहीं पर ओरिजिन किया जाता है, वहीं पर मैच्योरेशन इमेच्योरेशन को मैच्योर में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे ही वो इमेच्योरेशन को मैच्योर में कन्वर्ट होगा, वैसे ही जितने भी आर्मी वाले होंगे उन सबको बॉर्डर में भेज दिया जाएगा ताकि देश की रक्षा की जा सके। इसी प्रकार हमारी जो एंटीबॉडी है बच्चों, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसका एक पर्टिकुलर एक स्टेशन है, एक मतलब कि हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर पर सबसे पहले ओरिजिन होता है, उस पे सबसे पहले मैच्योरेशन होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है, इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई भी यदि फॉरेन पार्टिकल, कोई भी दुश्मन यदि आए तो उसको क्या कर दिया जाए, वहीं पर बॉर्डर पे किल कर दिया जाए, ठीक है। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, वो साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर किसके लिए, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, किसके लिए बच्चों, ताकि लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन हो सके, किसके साथ, एंटीजन के साथ। किसके साथ इंटरेक्शन करवा रहा है बच्चों, एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करवा रहा है, which then proliferate to become effector cell, जहां पर ये अपने आप को कन्वर्ट कर सके किसके अंदर, इफेक्टर सेल के अंदर, ठीक है। ध्यान रहेगा सब चीजें। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोनॉइड अकर इन द ह्यूमन बॉडी शोन फिगर, जैसे कि आप देखो ये थाइमस है, ठीक है, ये आपका है लिम्फ नोड्स हो गए, ये इसी के साथ बात करते हैं तो ये थाइमस हो गया, ये लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, ये देखो दिस इज कॉल्ड द थाइमस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, जो बोन मेरो है ना वो सबसे ज्यादा मेन लिम्फो, क्यों, क्योंकि वहां पर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, सारी की सारी ब्लड सेल इंक्लूडिंग क्या, लिम्फोसाइट एंड आर प्रोड्यूस, लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। द थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन, थाइमस जो है वो लोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड होता है नियर द हार्ट, किसके पास में, हार्ट एंड द beneath the breast stone, ठीक है, breast bone, किस पास, breast bone। the thymus is a quite large, thymus जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पर, बट धीरे धीरे इसका साइज जो होता है एज के अकॉर्डिंग गिरता चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा आपका, मैं बताता हूँ एक मिनट को, जब बच्चा आपका मतलब कि कोई पर्सन है, जब वो बहुत छोटा होगा तो छोटे के टाइम पर उसको क्या होगा, ज्यादा बीमारियां होंगी,
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर उसका साइज किस है, उसका बड़ा है। धीरे धीरे वो क्या होगा, मैच्योर होना शुरू होगा, मैच्योर होगा, लेकिन मैच्योर होने के साथ साथ उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन जब वो वापस से बुढ़ापे में जाएगा तो बुढ़ापे में जाने के बाद उसको वापस से क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी थाइमस जो होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्वाइट लार्ज एट टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज के साथ, एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूस अ वेरी स्मॉल साइज। प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। बोथ बोन मेरो, दोनों बोन मेरो जो होगा एंड थाइमस, दोनों बोथ मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दोनों बोन मेरो जो होती है एंड थाइमस, थाइमस जो होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट, किसके लिए, टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए। द स्प्लिन इज द लार्ज बीन शेप, जो स्प्लिन होता है बच्चों को कैसा होता है, लार्ज बीन शेप, मतलब कि बीन शेप होता है। स्प्लिन कैसा होगा बच्चों, बीन शेप। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट, इसके अंदर कौन कौन आता है, लिम्फोसाइट आएंगे, फेगोसाइट्स आते हैं बच्चों, कौन आते हैं बच्चों, फेगोसाइट्स, मैक्रोफाज वगैरह। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्या करता है, एक्ट करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पिन क्या करेगा, देखो स्पिन के बारे में अगर बात करते हैं तो स्पिन आपका कैसा होता है, स्पिन आपका बीन शेप होगा। स्प्लिन की अगर बात करते हैं तो स्प्लिन आपका क्या है, स्प्लिन आपका बीन शेप है। कैसा है बच्चों, बीन शेप है। दूसरा बात करते हैं तो ये जो होता है बच्चों आपका स्प्लिन जो होगा वो कैसा होता है, आपका स्प्लिन जो होगा आपका, उसके अंदर कौन कौन आता है, उसके अंदर आपका एक तो आएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आएगा, और एक आएगा उसके अंदर पेगोसाइट। कौन आएंगे बच्चों, पेगोसाइट, जो कि क्या करते हैं, ब्लड से, जो कि ब्लड से जो आपके डिजीज बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप करने का काम करता है। क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो स्प्लीन हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, स्प्लीन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एरिथ्रोसाइट, दैट मींस आपको क्या हो गया, WBC। ठीक है, द लिम्फ सॉरी एरिथ्रोसाइट कौन हो गया बच्चों, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, WBC है या RBC है। ठीक है, स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, जो लिम्फ नोड्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद बात करते हैं लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, लोकेटेड द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप, जो लिम्फ नोड जो होता है बच्चों आपका वो सर्व करता है टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन्स व्हिच हैपन टू गेट, जहां पर क्या करेगा ये क्या बोल रहा है, देखो यहां से दोबारा पढ़ो। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, लिम्फ नोड जो होता है बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है अलग अलग पॉइंट पर लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फ नोड जो होता है वो ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दूसरे एंटीजन्स को, which happens to get the lymph and tissue fluid। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड, एंटीजन को जो है वो ट्रैप किया जाता है किसके अंदर, लिम्फ नोड के अंदर, आर रेस्पॉन्सिबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लिम्फोसाइट को एक्टिवेशन करवाने के लिए, प्रेजेंट देयर एंड कोज द इम्यून रेस्पॉन्स। क्लियर यहाँ तक बच्चों, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। There is a lymphoid tissue, इसके अंदर lymphoid tissue are located within the lining of major tract, जो कि आपका mucosa associated lymphoid tissues है, उसके अंदर आता है gastrointestinal tract, respiratory tract, ठीक है, urogenital tract आएगा। lymphoid tissue are located with the lining of the major tract, respiratory tract, ठीक है, digestive tract, urogenital tract are called the mucosa associated lymphoid tissue। mucosa associated lymphoid tissue is consist of about 50% of lymphoid tissue in the बॉडी। तो बच्चों यहां पर ये आपका खत्म होता है क्या, लिम्फ। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स की बात करते हैं। एड्स का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और एड्स के नाम सुनते ही आपको क्या आता है, छुआछूत बीमारी की याद आती है कि पुराने लोग जो है, अभी के तो बच्चे को पता नहीं है कि वाकई में पहले जो है किस तरीके के एड आते थे एड्स को लेकर। ठीक है, बहुत सारी अफवाहें थी एड्स को लेकर कि एड्स जो है वो छूने से फैल जाता है, एड्स जो है एड्स के लोगों से दूर रहना चाहिए। एड्स जो है बच्चों कभी भी छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये जो होता है आप
जो टैटू बनवाने जाते हो, आप जो बार्बर के पास कटिंग करवाने या फिर आपकी शेविंग बनवाने जाते हो, तो क्या होता है कि ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। किससे फैलता है? ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। अब बेसिकली एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब ऐसा हो गया कि ये हमको बचपन के बाद से मिलने वाली डिजीज है, मतलब कि हमको बचपन में होगी, लेकिन ये एक तो सबसे पहली चीज होता क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर आपको दो तरीके से एड्स देखने को मिल सकता है। यदि आपकी मदर को एड्स है, ठीक है, तो आपकी मदर से आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है एड्स। ठीक है, वो कब होगा? जब आप मतलब कि जब मैं कहने का मतलब ये है कि मदर से आपकी बॉडी के अंदर एड्स ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा दूसरा एड्स कब हो सकता है? जब आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, किसी दूसरे पर्सन जिसको एड्स हो रखा है उसका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तब भी एड्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उसकी मदद से भी जो होता है, क्या होता है आपका, एड्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एड्स की बात कर लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स जो होता है बच्चों, वो एड्स एड्स कोई बीमारी नहीं है बच्चों। एड्स जो है, अब बेसिकली मैं आपको बताऊं सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझो। आप ऐसे नहीं, ऐसे समझो। एड्स का फुल फॉर्म देखो, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ये होता है किसका मतलब? सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, एड्स जो होता है बच्चों, ये किसके कारण फैलता है? तो एक वायरस है, एक वायरस है जिसका नाम है HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस, जो कि एक प्रकार का कैसा वायरस है बच्चों? रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। HIV वायरस का मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या हो गया ये इसका मतलब? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस ह्यूमन इम्यूनो वायरस का मतलब इसी के अंदर छुप छुपा हुआ है ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को जाकर क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। उसके लिए बोला जाता है इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब हो गया कि मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले इम्यून सिस्टम के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि आपकी जो बॉडी होती है, वो आपकी बॉडी हर वक्त किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरी होती है, जो कि आपकी बॉडी को क्या कर सकता है बच्चों? अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बच्चों आपके बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो क्या करते रहते हैं बच्चों? जैसे ही कोई कोजल ऑर्गेनिज्म आता है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, और एंटीबॉडी रिलीज करके वो एंटीबॉडी क्या करती है? उस पैथोजन को मार देती है। अब बच्चों होता ये है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर एड्स की बीमारी होती है या एड्स होता है, तो ये बच्चों, ये जो एड्स होगा ना, इसके अंदर जो HIV वायरस प्रेजेंट है, ये HIV वायरस क्या करता है बच्चों? जाकर सबसे पहले जो आपकी जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, टी हेल्पर सेल्स, इनको जाकर किल कर देता है। क्या कर देता है? टी हेल्पर सेल को जाकर किल कर देता है। जैसे ही टी हेल्पर सेल किल हो जाएंगी, वैसे ही क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही आपकी टी हेल्पर सेल किल हो जाएंगी, वैसे ही आपका एक तो टी किलर सेल एंड दूसरा कौन सा हो गया आपका? टी किलर सेल एंड बी लिम्फोसाइट। क्या होंगे आपके? बी लिम्फोसाइट। दोनों क्या नहीं जाएंगे? कमांड नहीं जाएगा। दोनों को कमांड नहीं जाएगा किसकी मदद से? टी हेल्पर सेल की मदद से। तो क्या नहीं होगा बच्चों? टी किलर सेल ना तो एक्टिवेट होंगी, ना ही बी लिम्फोसाइट आपके क्या होंगे? एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम जो होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा टोटली। और डीएक्टिवेट होने पर मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका HIV वायरस है, ये मैन हेड को मार देता है। जैसे ही मैन हेड मारेगा, बीचे जब तक उनको पता ही चलेगा नीचे वालों को, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो बीमारी आपकी बॉडी के अंदर पहले नहीं हो रही थी, मतलब कि आप जो है नॉर्मल बीमारियों से अफेक्ट नहीं हो रहे थे, अब आप नॉर्मल बीमारियों से भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जिसके कारण से क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम धीरे 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 वीक होता चला जाएगा, और आपकी जो है लास्ट में फेटल मतलब की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या चलता है? साइकिल चलता है। इसके अंदर थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं ना।
मैं आपको बताता हूँ HIV बारे में। सुनो, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, जो वर्ड एड्स है इसको हमेशा स्टैंड किया जाता है, मतलब कि लिखा जाता है कैसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के रूप में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये एक्वायर्ड होता है पूरी लाइफ टाइम के लिए, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के दौरान, ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर, इंडिकेटिंग दैट इज नॉट कंजेनाइटल डिजीज। ये कौन सी डिजीज नहीं है आपकी, कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, मतलब कि जन्मजात डिजीज नहीं है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि सिंड्रोम का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होगा बच्चों, सिम्टम्स का ग्रुप, है ना। एड्स वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड, सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया था 1981 के अंदर। सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया था 1981 के अंदर, ठीक है। एंड इन द लास्ट 25 इयर्स, और पिछले 25 सालों के अंदर, है ना, इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये इतना फैल चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मोर देन, कितना बच्चों, मोर देन 25 मिलियन पीपल्स को ये मार चुका है। कितने, 25 मिलियन पीपल को ये मार चुका है। तो मेरी बात समझ में आ गई। एड्स को हम लोग एक्सटेंड करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर्ड होता है ये। उसी की बात अगर बात करते हैं तो ये कोई किसी प्रकार से कोई भी इनेट या कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, ठीक है। एड्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 के दौरान, एंड इन लास्ट पिछले 25 सालों के अंदर, कब, पिछले 25 सालों के अंदर ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, और पूरे वर्ल्ड में फैलकर 25 साल के अंदर 25 मिलियन पीपल्स को मार भी चुका है। ठीक है, अब बोल रहा है ये एड्स इज कोज्ड बाय, एड्स जो होता है बच्चों किसके कारण कोज होता है आपका, HIV के कारण। किसके कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जो कि मेंबर है किसका, रेट्रो वायरस का। किसका मेंबर है बच्चों ये, रेट्रो वायरस का। अब HIV का मैं आपको क्या करता हूं, डायग्राम दिखाता हूं, पहले इसको और पढ़ लेते हैं, कुछ और दिया है तो, विच हैव एनवलप, ठीक है, इसको दिखाई देता हूं मैं आपको। नहीं बनाते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, दो सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, ये RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA के बाहर दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो लेयर होंगी। एक तो होती है बच्चों कैप्सिड की लेयर, ठीक है, एक तो होती है आपकी कैप्सिड की लेयर, दूसरी होगी बच्चों इसमें आपके मैट्रिक्स की लेयर। किसकी लेयर होगी बच्चों इसमें, मैट्रिक्स की लेयर होगी। ठीक है, ये किसकी लेयर हो गई बच्चों, मैट्रिक्स की लेयर हो गई। इसी के साथ इसमें बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है दो लाइपोप्रोटीन्स की लेयर। किसकी लेयर प्रेजेंट होगी बच्चों, दो लाइपोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। दो क्या होंगे, लाइपोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। एक एक और लेयर बना देता हूं मैं इसी तरीके की, एक और लेयर, ये है लाइपोप्रोटीन की लेयर। ठीक है, इसके साथ इस लाइपोप्रोटीन की लेयर पर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। देखो, ग्लाइकोप्रोटीन।
देखो इस तरीके से क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, इस पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होंगे। देखो दूसरा कलर नहीं यार, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर जो आरएनए है, जो आपको आरएनए बताएं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसी के साथ यहाँ पर क्या होंगे, कुछ आपके एंजाइम्स होंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं एंजाइम, यहाँ पर कौन कौन सा प्रेजेंट होगा। एंजाइम प्रेजेंट होगा यहाँ पर, एंजाइम जो प्रेजेंट होगा वो होगा एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक प्रेजेंट होगा यहाँ पर प्रोटीएज, और एक प्रेजेंट होगा बच्चों यहाँ पर इंटीग्रीज, इंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्या प्रेजेंट होगा बच्चों आपका, ये है आपका एचआईवी का वायरस। क्या है बच्चों, ये एचआईवी का वायरस है। ठीक है, एचआईवी वायरस में ये तो बताया मैंने आपको, ये है 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर है ये है कैप्सिड, ये है मैट्रिक्स, ये लाइपोप्रोटीन की 2 लेयर हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, है ना, और एक 2 प्रकार के क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि कैप्सिड और मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, एंजाइम्स है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एंजाइम। अलग अलग टाइप के एंजाइम है, जैसे कि हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो यहाँ पर क्या है, ये एंजाइम्स है। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है आपका किसका डायग्राम है, ये है बच्चों आपके एचआईवी का डायग्राम। किसका डायग्राम बच्चों, ये एचआईवी, एचआईवी। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम की बात हो गई। ठीक है, अब देखो इसका, हम देखो देखो अब क्या कह रहा है। अब एड्स इज कोज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, जो कि मेंबर है ग्रुप ऑफ वायरस का, मतलब कि काफी सारे वायरस का ग्रुप है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेट्रो वायरस। विच हैव एन एनवलप, जिसमें क्या होता है, एनवलप होता है। विच हैव एन एनवलप इनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, जो कि क्या करता है, क्लोज करके रखता है किसको, आरएनए जीनोम को। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, जो एचआईवी का जो इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है ना, जो ट्रांसमिशन होगा एचआईवी इन्फेक्शन का, जनरली किसके द्वारा होता है बच्चों को, जनरली देखो किसके द्वारा हो रहा है, जिसको भी आप देखिए, जनरली जो हो रहा है वो सेक्सुअल कांटेक्ट में, जो लोग सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, मतलब कि सारे के सारे नहीं, जिनको एचआईवी अफेक्टेड है, विच इन्फेक्टेड पर्सन, किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ उनको एचआईवी होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड, जो कि किस पे ट्रांसफ्यूजन हो जाए कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स का, उनको भी क्या होता है, एचआईवी होने के चांसेस है। शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, जो कि इन्फेक्टेड निडल, जो आप टैटू वगैरह बनवाने जाते हो, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप टैटू बनवा रहे हो, तो वैसे भी तो टैटू बनवाने से कैंसर होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, लेकिन अगर आप बनवाने फिर भी जा रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप उस टाइम पे उससे निडल जरूर चेंज करवाएं। ठीक है, इन्फेक्टेड निडल एज इन केस ऑफ इंटरवेंशन ड्रग्स एब्यूजर, और जो एब्यूज इंटरवेंशन ड्रग्स जो होते हैं उनसे भी क्या होता है आपका एचआईवी होने के पूरे चांसेस होते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, इन्फेक्टेड मदर से भी क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। So people who are at high risk of getting this infection includes individual who have multiple, जिन इंडिविजुअल के पास
मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनके हेड्स से अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं उसके भी होते हैं। हु टेक ड्रग्स इंट्रावेंशनी, जो ड्रग्स कैसे लेता है, इंट्रावेंशनी लेता है, ठीक है। ड्रग्स को कैसे लेगा बच्चों, इंट्रावेंशनी लेगा, उसको भी क्या होगा, आपके एचआईवी होने के चांसेस पूरे पूरे। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इंडिविजुअल जिसको बार बार ब्लड जो है चेंज करवाने की नीड पड़ रही है। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, या फिर जो चिल्ड्रन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से पैदा हुए हैं उनको क्या होने के चांसेस हैं, एड्स होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्यों आप जानते हो, क्या आप जानते हो, व्हेन जब लोग जो है रिपीटेड बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, फाइंड आउट, आप पता कीजिए एंड लिस्ट बनाइए ऑफ सच कंडीशंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट नोट, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, दैट एचआईवी एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच, किसी के छूने से नहीं फैलता है, ठीक है। जो एड्स का जो पर्सन होगा ना बच्चों, एड्स का पर्सन यदि आपके पास बैठा भी है ना, तो उसको ये मत, उसको गलत निगाहों से मत देखिए कि नहीं अगर ये मेरे पास बैठा तो मुझे एड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक उसका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होता है, एड्स नहीं हो सकता है। एचआईवी एड्स इज नॉट सेपरेटेड बाय द मियर ब्लड और फिजिकल कॉन्टेक्ट, या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने पर। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ये तब तक नहीं फैलेगा जब तक आपका और उसका बॉडी फ्लूइड आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। इट इज हैंस इंफॉर्मेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, physical and physiological well-being, that the HIV AIDS infected person are not isolated from family, ठीक है। कभी भी जो HIV infected person है उसको फैमिली से अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। एंड सोसाइटी, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, ठीक है, हमेशा जो होता है टाइम होता है एड्स के सिम्टम्स। दिस पीरियड में भी कुछ मंथ में हो सकता है ये जो सिम्टम्स है, या कुछ सालों में, 5 से 10 साल तक। देखो आज यदि किसी पर्सन को एचआईवी हो जाए, मतलब कि एड्स हो जाए, एचआईवी इन्फेक्ट कर दे, तो क्या होगा, उसको तुरंत कभी पता नहीं चलेगा, उसको हमेशा पता चलता है कि 5 से 6 महीने के बाद पता चलेगा, या फिर उसको 5 से 10 साल बाद पता चलेगा, जब उसका इम्यून सिस्टम धीरे 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 करके वीक होना शुरू करेगा, तब जाके उसको पता चलता है कि वो अफेक्टेड है किसके द्वारा, एड्स के द्वारा, ठीक है। अब मैं इसका आपको मशीनरी भी दिखा देता हूँ किस तरीके से एचआईवी वर्क करता है, राइट। नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं। चलिए इस चीज को आप देख लो। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो एचआईवी वायरस होता है ना, एचआईवी वायरस, उसको सबसे प्यारा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्रोफाज सेल। कौन सी सेल होती है, मैक्रोफाज सेल। मैक्रोफाज सेल सबसे ज्यादा प्यारी होती है एचआईवी को, ठीक है। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो बनता है, किस तरीके से जो डीएनए होगा या फिर आरएनए जो होगा कन्वर्ट होगा किसके अंदर, डीएनए के अंदर, फिर डीएनए कन्वर्ट होगा एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए इसके बनाएगा प्रोटीन बनाएगा। तो सबसे पहले भाई साहब जो आए हैं, एचआईवी वायरस जो आया है आपकी बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, अपना आरएनए जो आपका इसका जो आरएनए है ना, वो किसके अंदर छोड़ता है, ये जो अपना आरएनए है, इस आरएनए को कहां डालता है, मैक्रोफाज सेल के अंदर डालेगा। कहां डालेगा, मैक्रोफाज सेल। मैक्रोफाज सेल कहां प्रेजेंट है, मैक्रोफाज सेल प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहां प्रेजेंट है बच्चों, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। कहां डालेगा बच्चों, ये मैक्रोफाज सेल के अंदर डालेगा, ठीक है। अब जैसे ही इस मैक्रोफाज सेल के अंदर आरएनए जाएगा, अब ये आरएनए सबसे पहले कन्वर्ट होगा। देखो एक चीज, इस चीज को समझो, मैक्रोफाज सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो ये आरएनए किसमें चेंज हो रहा है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर चेंज हो रहा है। मतलब कि ये जो एचआईवी का आरएनए है ना, ये आरएनए ये अपना डीएनए बना रहा है किसके जैसा, ह्यूमन बॉडी के जैसा, ठीक है। अब ये तो हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले चीज तो वायरल आया, ठीक है, वायरस आया, ये रेट्रोवायरस है। इस रेट्रोवायरस ने मैक्रोफाज सेल को, मतलब कि नॉर्मल सेल जो है उसको अफेक्ट किया। अफेक्ट करते ही सबसे पहले ये वायरल डीएनए, वायरल जो आरएनए है होगा वो इंट्रोड्यूस होगा। मतलब किसके साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये मैक्रोफाज सेल के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है। फिर बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए कन्वर्ट हो रहा है डीएनए के अंदर। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किसका फॉर्मेशन हुआ, वायरल डीएनए का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब वायरल डीएनए क्या होगा, आपकी सेल के अंदर जाकर जो आपके सेल है
किसके अंदर बच्चों? सेल के अंदर जाकर, जो सेल है, सेल के अंदर कौन प्रेजेंट है? आपका जो डीएनए, मेन डीएनए है, उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और अब आपकी बॉडी क्या करेगी? अब आपकी बॉडी ये समझेगी कि भाई ये तो मेरा ही डीएनए, जबकि वो वाकई में जो डीएनए होगा किसका होगा? ये महाराज का होगा। ठीक है, इनकी वजह से ही, इनके कारण ही वो क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है। फिर जैसे ही आपकी बॉडी को पता चलेगा कि ये जो डीएनए है ये किसका है, ये खुद का है, तो आपकी डीएनए, आपकी जो बॉडी होगी, जो मैक्रोफाज सेल्स होंगी, ये जो मैक्रोफाज सेल हैं, इनको एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एचआईवी फैक्ट्री। तो इनके पास जैसे ही जाएंगे भाई साहब, इनके जो खास याराना है, ठीक है, जिसके कारण से बॉडी को पूरी को अफेक्ट करेंगे, जैसे ही जाएंगे वैसे क्या करेंगे? ये अपना नंबर बढ़ाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो एचआईवी होगा वो अपना नंबर बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। नए वायरल आरएनए को आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, न्यू वायरस प्रोड्यूस होंगे, और धीरे धीरे नए वायरस जो होंगे आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, अफेक्ट करते जाएंगे, आपके जो टी हेल्पर सेल उनको किल करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जो आपकी पूरी का पूरा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? आपका एमआरएनए जो होगा बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट होगा डीएनए के अंदर। ठीक है, फिर जो होगा धीरे धीरे प्रोडक्शन करेगा ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो आपको मशीनरी समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स का प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कि आप एड्स से कैसे बच सकते हैं, इसको आप समझिए। एंड एड्स हैज नो क्योर। एड्स का कोई क्योर नहीं है। एड्स का जो है क्या नहीं है बच्चों? कोई क्योर नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका प्रिवेंशन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मोर एवर एचआईवी इन्फेक्शन, जो एचआईवी का जो इन्फेक्शन होता है, मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियसनेस बिहेवियर। जो एचआईवी का जो इन्फेक्शन होगा, एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड होगा, किसी कारण से? स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, जो कॉन्शियस बिहेवियर के कारण। पैटर्न इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इनएडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इन्फेक्शन होगा किसके अंदर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट के अंदर, न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर may take place due to the poor monitoring। किसी कारण से होगा बच्चों? ये poor monitoring के कारण से देखने को मिलेगा। The only accused may be ignorance, and it directly rightly said, don't die of ignorance। In our country the national AIDS, सबसे important चीज ये है, हमारी कंट्री के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, जिसका साइन क्या है? जिसका साइन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने देखा भी होगा, जो आपका साइन है नाको का, नाको का जो साइन है बच्चों क्या है? कुछ ये है नाको, ध्यान रखिएगा, ये नाको का साइन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है एड्स की फुल फॉर्म के बारे में। एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कौन से? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, आर डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, बता रहे हैं। जो नाको हो गया, जो आपका नॉन गवर्नमेंटल एड्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये क्या बता रहे हैं? एड्स के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। WHO World Health Organization has started number of program to prevent the spreading of HIV infection। WHO भी लगा हुआ है ताकि HIV इन्फेक्शन को रोका जा सके। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, जो ब्लड बैंक बनाए जा रहे हैं वो ये बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है तो उसका ब्लड जो होगा उसको क्या नहीं किया जाए, उसको रखा ना जाए। ठीक है, एंश्योरिंग द यूज ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, हमेशा जो है किसका यूज किया जाए? डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज किया जाए। स्प्रे syringe in the public and private hospital and clinics, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डम, ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कॉन्डम्स का। कंट्रोल किया जाए ड्रग्स अब्यूज का। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप किया जाए। HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन है ना, आर सम सच टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो आपको ध्यान रखना है। एड्स, इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स, जो इन्फेक्शन होगा HIV का या एड्स का, इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, वो कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड, उससे क्या हो सकता है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपके आसपास के लोगों में इन्फेक्शन फैल सकता है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल्स नीड हेल्प, उनको हमेशा मदद की जरूरत होती है, उनको मदद करनी चाहिए एंड सिंपैथी देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग शर्न्ड बाय द, उनको शर्म नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज, सोसाइटी को भी जानना चाहिए इट एज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है टू बी डेल्ट विद कलेक्टिव मैनर। ये जो बच्चों, ये पता है आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एड्स जो है
वो इन सब वो डॉक्टर्स को भी पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो होते हैं एड्स के मरीज को सही करने लगे होते हैं। जब वो पता है कि एड्स का जब पेशेंट उसका जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके ऑपरेशन से पहले और उसके ऑपरेशन के बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं। डॉक्टर्स को भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। यदि मान लीजिए गलती से डॉक्टर्स का और पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो डॉक्टर्स को भी ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से एड्स होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसी के सॉरी इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जब एड्स का पेशेंट उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है तो वहां में जितने भी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी इक्विपमेंट्स आपको देखने मिलते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर है ना उसको भी 3-4 दिन तक पूरा हाइजीन किया जाता है, पूरा उसमें से वायरस को बाहर निकाला जाता है, तब जाके सारी चीजें। The chances of the virus spread of disease increase manifold. It is mainly that can only be tackled, okay, by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease, ताकि disease को spread होने से रोका जा सके। क्लियर? आई होप सो कि आपको एड्स समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? चलें आगे। अगला देखो, अगला आता है हमारे पास, अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अपना कैंसर। एक और जो है आपकी फेटल डिजीज आ रही है जिसका नाम है कैंसर। कैंसर, पोपटलाल वाला कैंसर नहीं, कैंसर। ठीक है, कैंसर। कैंसर की अगर बात करते हैं, कैंसर होता क्या है? देखो, आप लोगों ने सबने अलग अलग तरह के कैंसर सुना होगा, जैसे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के कैंसर आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, इस चीज को आप समझिए। इस चीज को आप ऐसे समझिए बच्चों कि जो आपका, आपने जब मियोसिस पढ़ा तो मियोसिस के टाइम पे आपने देखा कि जब भी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, इस सेल की ग्रोथ में 3 फेज चलते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज चलता है। ठीक है, लेकिन सेल की ग्रोथ एक टाइम पीरियड तक, सर्टेन टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद वो सेल डिवाइड कर जाती है, डिवाइड करने के बाद नए सेल का प्रोडक्शन करती है। ऐसा कब होता है? जैसे ही मान लीजिए एक सेल है, ये सेल ग्रो कर रहा है, मतलब कि इसके आसपास काफी सारी सेल है। ठीक है, इसके आसपास क्या है, काफी सारी सेल है। जब तक ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है, जब तक ये इन सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये ग्रो करता रहेगा। जैसे ही ये सेल दूसरी सेल के अंदर कांटेक्ट में आया, वैसे क्या हो जाएगा, ये इसका कांटेक्ट इनहिबिशन होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, लेकिन होता ये है कि जब आपका G1S और G2 फेज डिस्टर्ब हो जाए, जब आपका G1S G2 फेज क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से ये जो सेल की ग्रोथ किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से रुक जानी चाहिए थी, अब वो क्या कर रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चल रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूमर्स बोलते हैं। तो आपकी अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, सेल के पास जो सेल होता है, इसके पास क्या होता है, जो सेल होती है इसके पास एबिलिटी होती है कॉन्टेक्ट इनिबिशन की। कॉन्टेक्ट इनिबिशन की क्या होगी, एबिलिटी होगी। जो सेल होगा बच्चों, ये जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगे, क्या करने लगे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कब करेगा, जब सेल होगा आपका वो जो कांटेक्ट इनिबिशन है, कांटेक्ट इनिबिशन की एबिलिटी, कांटेक्ट इनिबिशन की जो एबिलिटी है उसको लूज कर दे। उसको क्या कर दे बच्चों, लूज कर दे, एबिलिटी को लूज कर दे, जिसके कारण से क्या होगा बच्चों, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सेल का फॉर्मेशन होगा। और ग्रुप सेल का फॉर्मेशन होते ही क्या बन जाएगा बच्चों, बॉडी के अंदर ट्यूमर बनेगा। क्या बनेगा, ट्यूमर बनता है। क्या बनता है बच्चों, ट्यूमर बनता है। जो सेल आपकी अनकंट्रोल, इनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जो सेल होती है आपकी, जो नॉर्मल सेल होती है, इसी के साथ कुछ सेल्स और प्रेजेंट होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सी सेल बोलेंगे या फिर अभी रुक जाओ एक मिनट बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन्कोजेनिक सेल, इसको एनसीईआरटी से पढ़ो। कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज, कैंसर जो है डेडली डिजीज में से एक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन अ मिलियन ऑफ इंडियन
सफर फ्रॉम द कैंसर लार्ज नंबर ऑफ देम टाइम, और काफी सारे मर भी चुके हैं फ्रॉम इट्स एनुअली। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है of the cell, its treatment and control have been some of the most intense area researches in the biology and the medicine। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है किसका बच्चों? कैंसर और ऑन्कोजेनिक फॉर्मेशन ऑफ द सेल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल का ग्रोथ होगा एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड। वो कैसा होता है? कंट्रोल होता है एंड रेगुलेटेड होता है। ठीक है, इन कैंसर सेल में देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटर। कैंसर सेल में क्या होता है? जो ब्रेकडाउन होगा इन रेगुलेटर्स का, ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटर मैकेनिज्म। ठीक है, कैंसर सेल में क्या होता है? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो एक्टिविटी है वो लूज हो जाता है। यही कह रहा है ये, कैंसर सेल के अंदर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड द कॉन्टेक्ट। नॉर्मल सेल के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की, बाय वर्च ऑफ द विच कॉन्टेक्ट विद अदर सेल, जो कि दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट में आते क्या हो जाएगी बच्चों? खत्म हो जाएगी, है ना। विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल अपीयर, कैंसर सेल जो होता है बच्चों आपका अपीयर होगा टू हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कैंसर सेल जो होता है वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल, जिसके कारण से जो कैंसरस सेल होती हैं जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं एंड मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ट्यूमर बोलते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? क्या यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जो कैंसर होता है बच्चों वो आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? दो प्रकार का कैंसर देखने को मिलता है। एक तो होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है, जो आपका कैंसर होगा, ये कितने प्रकार का है? कैंसर जो होगा, कैंसर सेल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो बेनाइन ट्यूमर होता है, एक होगा आपका दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या है? बेनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है बच्चों, बेनाइन ट्यूमर के अंदर जब भी बेनाइन ट्यूमर होगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगा। मतलब कि जैसे ओरल वाला जो ट्यूमर होता है वो आपका बेनाइन ट्यूमर होता है, वो आपका फैलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओरल तक फैलेगा, मतलब माउथ तक फैलेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह का ट्यूमर क्या कहलाता है? आपका बेनाइन ट्यूमर कहलाता है। लेकिन अगर वही मैं आपसे बात करता हूं बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर एक बार बॉडी के अंदर हो गया तो ये क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्प्रेड होता चला जाता है। इस ऐसे ट्यूमर को बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है? ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होगा आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। बेनाइन ट्यूमर जो होगा हमेशा ओरिजिनल लोकेशन पे होगा एंड डू नॉट स्प्रेड, और ये कभी भी स्प्रेड नहीं होगा, डू नॉट स्प्रेड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोज लिटिल डैमेज, उसके कारण से बहुत छोटा सा डैमेज होगा। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑन द अदर हैंड, मास ऑफ, जिसके अंदर क्या हो रहा होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में सेल का ग्रोथ हो रहा होगा, कॉल्ड द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल। दीज सेल ग्रो, ये जो सेल्स होंगी ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगी, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, अपने आसपास के जितने भी नॉर्मल टिश्यूज है उनको खराब करेंगी। एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड, ये जो सेल्स होती है बच्चों ये एक्टिवली डिवाइड करती है एंड ग्रो दे आल्सो स्टार्व, है ना। और क्या करती है बच्चों? एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड, ये सेल्स जो होती है बच्चों आपकी एक्टिवली डिवाइड करेगी एंड ग्रो दे आल्सो स्टार्व, और ये हमेशा कैसी होती है? भूखी होती है। द नॉर्मल सेल बाय कंपेयरिंग द वायरल न्यूट्रिशन। ठीक है, वायरल न्यूट्रिशन। और हमेशा ये सेल भूखी होने की वजह से जो आसपास के जितने भी नॉर्मल सेल है ना उनके साथ कंपटीशन करती हैं। कंपटीशन करने के चक्कर में ये क्या करेंगी बच्चों? जो आपकी जो अनकंट्रोल सेल्स है, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, वो नॉर्मल सेल को किल कर देती है और उनका जो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, सेल स्लग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट site through blood and wherever they lodged in the body they start a new tumor. This property is called the metastasis। क्या बोलता है बच्चों? प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि कौन शो करता है बच्चों? आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है। अब आता है इसके बाद कोज ऑफ कैंसर। कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं? देखिए कैंसर के कारण अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है बच्चों आपका नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जैसे बात करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज, ये क्या है? कैंसर के कारण। इसके कारण से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर जो होता है वो किसके कारण से हो सकता है आपका? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल के अंदर,
मे बी इंड्यूस बाय फिजिकल, फिजिकल का मतलब हो गया वही, फिजिकल का मतलब क्या होगा बच्चों, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। किसके कारण होता है बच्चों ये, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कार्सिनोजन जिसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड द कार्सिनोजन। ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन से होते हैं आप देखिएगा, आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे ही बात करते हैं, एक्सरेज हो गया, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज। कौन से हो गए बच्चों, एक्सरेज और गामा, दो दो होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सरेज और गामा रेज। जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं वो जैसे कि यूवी कोज डीएनए डैमेज के कारण से क्या होता है बच्चों, डीएनए डैमेज होता है। द केमिकल, जो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट है, जो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट है बच्चों, टोबैको स्मोक जो धुआं होता है, ठीक है, हैज बीन आइडेंटिफाइड मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, जिसके कारण से क्या होता है बच्चों, लंग कैंसर होता है। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड द ऑन्कोजेनिक, जो जिस कारण से कैंसर होता है उनको बोलते हैं हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस, हैव बीन जीन फॉर द वायरल ऑन्कोजेन्स। ठीक है। फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड द सेलुलर ऑन्कोजेन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजेन्स। ठीक है। कुछ जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सेल के बीच में जो कि इनएक्टिवेट होंगे, उनको क्या बोला जाता है बच्चों, सेलुलर ऑन्कोजीन, उनको सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं, या फिर सी ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहा जाता है। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल, जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर, which when activated under certain condition could lead to the oncogenic transformation of the cell, जिसके कारण से क्या होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल का। ठीक है। आगे देखो, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर का डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। एड्स के अंदर बच्चों एक चीज छूटी है कि एड्स को आप डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, इसका नाम है एलाइजा टेस्ट, जिसके कारण से आप एड्स को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। चलिए कैंसर डिटेक्शन डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल, जो अर्ली डिटेक्शन जो होता है कैंसर का वो एसेंशियल होता है, एज इट्स अलाउड डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। यदि आपने कैंसर को शुरुआती स्टेज में, मतलब कि जो पहली स्टेज है उसके अंदर डिटेक्ट कर लिया, तो आप जो कैंसर होगा उसको आप आराम से क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो मेनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है बच्चों, बायोप्सी पे एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू, मतलब कि इसमें क्या करना पड़ता है, टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ती है ना, एंड साथ के साथ ब्लड एंड बोन मैरो के अंदर टेस्ट करने पड़ते हैं कि उसके अंदर जो सेल्स है वो क्या इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है। इन बायोप्सी के अंदर पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, क्या करते हैं बायोप्सी के अंदर, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं कोई भी एक टिश्यू का जो कि सस्पेक्टेड है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट करते हैं एंड इनटू थिन सेक्शन, बहुत पतले पतले सेक्शन में उसको स्टेन किया जाता है एंड एग्जामाइन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जो कि पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, सीटी स्कैन, जिसको बोलते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग, ठीक है, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर, है ना, एंड ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज, जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है उसमें क्या किया जाता है, एक्सरेज को यूज किया जाता है टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज, ताकि उसकी 3 डायमेंशनल इमेज को बना दिया ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एमआरआई यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एमआरआई जो होती है बच्चों यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग स्टेट। ठीक है। अब एंटीबॉडी, कैंसर की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर, स्पेसिफिक एंटीजन आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, एंटीबॉडी को भी यूज किया जाता है ताकि कैंसर को जो है डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाई टू द डिटेक्ट जीन, जो टेक्निक्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की उसको अप्लाई किया जाता है ताकि डिटेक्ट जीन जो होंगे, ठीक है, इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू द सर्टेन कैंसर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन, जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कुछ जीन का विच प्रीडिस्पोज एंड इंडिविजुअल ऑफ सर्टेन कैंसर में बी वेरी यूजफुल, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है प्रिवेंशन करने में। ठीक है। सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू बी अवॉइड एक्सपोजर, है ना, एक्सपोजर ऑफ पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर सस्पेक्टेबल, टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। राइट। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, द कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, सबसे पहला सर्जरी है, फिर रेडिएशन थेरेपी एंड द इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स को इरेडिकेट किया जाता है, ठीक है, इरेडिएटेड लीथली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, है ना, सराउंडिंग द ट्यूमर मास, जो आसपास ट्यूमर मास के आसपास जितनी भी सेल्स हैं उसको ट्यूमर को हटाकर फिर उसके आसपास की जो सेल्स उसकी केयर की जाती है। सेवरल कीमोथेरेपिकल ड्रग्स का भी यूज किया जाता है, आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल। ठीक है। फिर बात करते हैं सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, ज्यादातर जितने भी ड्रग्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि बालों का झड़ना, एनीमिया, etc.
Most cancers are treated by the combination of surgery, radiotherapy, and chemotherapy. Tumor cell have been shown to avoid detection and destruction by the immune system. ठीक है, therefore the patient are substances, है ना, the patient are given, जिस पेशेंट को जो substances दिए जाते हैं called the biological response modifier such as alpha interferon which are activated their immune system and help in the destroying the cell. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर कैंसर खत्म होता है। अब बात करते हैं हम ड्रग्स एंड अल्कोहल के बारे में। ठीक है, मेनली आपका जो है एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है इनके अंदर, इसलिए मैं एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स को लेकर। चलो अगला टॉपिक जो आता है हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। सर्जरी एंड एस्थेटिक्स शो दैट द यूज ऑफ ड्रग्स, सर्जरी एंड एस्थेटिक्स जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से ड्रग्स का यूज करना चाहिए। एंड अल्कोहल हैज बीन राइज स्पेशली अमंग द यूथ। ठीक है, किस तरीके से जो है जो सर्वे है, सर्जरी नहीं सर्वे जो है, सर्वे एंड एस्थेटिक्स जो है बता रहे हैं किस तरीके से युवा आपका ड्रग्स का यूज कर रहे हैं और अल्कोहल का यूज कर रहे हैं। दिस इज रियली a cause of concern and it could result in many harmful effects, जिसके कारण से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी लोग अल्कोहल का ड्रग्स का यूज कर रहे हैं बच्चों, उसके कारण से वो मतलब कि काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आजकल हार्ट डिजीज देखने को मिल रही है, हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यू टू सेफगार्ड, प्रॉपर इनेबल और गाइडेंस जो है इनको देने की जरूरत है टू सेफगार्ड देमसेल्फ, ताकि वो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्थी लाइफस्टाइल, और हेल्थी लाइफस्टाइल को जी सके। द ड्रग्स व्हिच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ऑफिनॉइड्स, जो ड्रग्स सबसे ज्यादा यूज में ली जा रही है वो एक तो है ऑफियोइड्स, है ना, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स, some are obtained from fungi। ठीक है, कुछ ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से, फंजाई से। तो 3-4 है ये ऑफियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड, जिनको जो है ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किया जाएगा, और कुछ जो होते हैं फंगस से ऑब्टेन की जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऑफियोइड्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी इन्हीं ड्रग्स से होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ऑफियोइड्स आर ड्रग्स, ऑफियोइड्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बाइंड करती हैं किसके साथ, स्पेसिफिक ऑफियोइड रिसेप्टर के साथ। किसके साथ बाइंड करेंगे बच्चों, स्पेसिफिक ऑफियोइड रिसेप्टर के साथ, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपके ऑफियोइड रिसेप्टर, जो स्पेसिफिक ऑफियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ कौन जाकर बाइंड अप करता है, आपकी ऑफियोइड जाकर बाइंड अप कर जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों, सीएनएस के अंदर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। हीरोइन, जो हीरोइन आपने नाम सुना होगा, कॉमनली कॉल्ड स्मेक, जिसको बोलते हैं स्मेक, इज केमिकली डाईएसिटाइल मोर्फिन, जिसको बोला जाता है क्या, डाईएसिटाइल मोर्फिन, विच इज व्हाइट, जो कैसा होता है, व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होगा, कड़वा होगा, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि एक बीड़ी जैसा बनाते हैं, फिर यहाँ पे टेबल पे करते हैं, उसको रखते हैं और उसको फिर नाक से स्मेल करते हैं, तो क्या कहलाता है, आपका हीरोइन कहलाता है। आप लोग मत ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर बात करते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्मेक इज कॉल्ड डाई। इसके अंदर क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों, कौन सा केमिकल कंपाउंड होगा, डाई एसिटाइल मोर्फिन होगा, जो कि दिखने में कैसा होता है, व्हाइट होता है, एकदम टेस्टलेस होता है, मतलब कि ऑर्डरलेस होगा, बीटर कड़वा होगा, बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। दिस इज ऑब्टेन्ड, इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ पर, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। जब मॉर्फिन को एसिटाइल करते हैं तो उसके एसिटाइलेशन से किसको यूज किया जाता है बच्चों, आपके किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, इसमें फॉर्मेशन किया जाता है किसका, ऑफियोइड्स का, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, जो कि ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट, किससे, पोपी प्लांट से। पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग इंजेक्शन, इसको लिया जाता है स्नॉटिंग की मदद से। स्नॉटिंग मतलब कि वही हो गया नाक से खींचने वाला, है ना, इंजेक्शन की मदद से। हीरोइन इज द डिस्पेरेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, हीरोइन जो होता है आपकी बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। समझिएगा मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहली चीज तो ये आपकी बॉडी के अंदर ऑफियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। दूसरा अगर बात करते हैं तो ऑफियोइड जो होता है बच्चों जनरली ऑब्टेन किया जाता है किसके एक्सट्रैक्शन से, जब आपका ऑफियोइड सोमनिफेरम जो होगा, आपका पेपेवर सोमनिफेरम जो कि आपका हीरोइन होता है, वो कैसा होता है, ऑर्डरलेस होगा, कलर आपका ऑर्डरलेस होगा, बिटर और टेस्ट होगा, क्रिस्टलाइन होगा, व्हाइट होगा। इसको स्नॉटिंग वजह से लेते हैं। कब होता है, कब लिया जाता है, जब आपका फॉर्मेशन इसका कैसा होगा, इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों आपके डाईएसिटाइल मोर्फिन से। किससे होगा, डाईएसिटाइल मोर्फिन से। अब आता है बच्चों इसमें कैनाबिनॉइड्स, क्या होगा बच्चों इसके अंदर, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल, केमिकल का ग्रुप है
विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, जो कि इंटरेक्ट करता है किसके साथ, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ, प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहां पर, ब्रेन के अंदर। ठीक है, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं, किससे ऑब्टेन किए जाएंगे बच्चों, इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिनिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा से आपके कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, द फ्लावर टॉप्स, जो फ्लावर के जो टॉप्स होते हैं, लीव्स होते हैं, रेजाइन ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन। ठीक है, टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, मैरिजुआना। ठीक है, उसके बाद हैशाशिश, चरस, गांजा, ये जो है कैनाबिनॉइड्स हैं एक प्रकार के, जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, दीज आर नॉन देयर इफेक्ट टू द कार्डियोवैस्कुलर, इस कारण से क्या होता है बच्चों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होगा आपका इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैनाबिनॉइड्स जो है कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन किया जाता है। ये है कैनाबिस सटाइवा, इस तरीके का प्लांट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आप कैनाबिस सटाइवा का है। ठीक है, अब आता है कोकेन, कोका एल्कलॉइड, कोकेन, कोकेन की बात कर रहा है। कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट। ठीक है, एरिथ्रोमाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव इन साउथ अमेरिका, जो एरिथ्रोजाइलम प्लांट है कोका नेटिव, किसका, कहाँ का नेटिव है बच्चों, साउथ अमेरिका का। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ठीक है, इसके कोकेन कॉमनली यूज है कॉक, कोकेन को जो है कॉमनली कोल्ड कहा जाता है, कॉक कहा जाता है, क्रेक कहा जाता है, यूजुअली इसको स्नोटेड किया जाता है, मतलब कि खींचा जाता है। इट इज हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोर्बिया एंड इंड्यूस एनर्जी, सॉरी इंक्रीज एनर्जी एंड इंक्रीज एनर्जी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन, जो ज्यादा जो डोजेज होती है कोकेन की, एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन, जो एक्सेसिव डोज होती है कोकेन की, कोज हेलुसिनेशन, क्या कोज करती है बच्चों, हेलुसिनेशन कोज करती है। ठीक है, अदर वेल नोन प्लांट आर हेलुसिनेटिंग प्लांट प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, जो दूसरा जो प्लांट है वो क्या है, एट्रोपा बेलाडोना, जो कि क्या है बच्चों, धतूरा। ठीक है, these days these days cannabinoids are also being abused by the some sports person। आजकल जो है कैनाबिनॉइड्स का यूज सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे हैं। ड्रग्स लाइक बेबिटूरेट्स है ना, एम्फीटामिन्स है ना, बेंजिडा एजिपाइन्स एंड अदर some similar drugs that are normally used as a medicine to help patient cope with mental illness like depression and insomnia are often। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव, मॉर्फिन जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेडेटिव एंड द पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी, जो अंडरगोन सर्जरी जाते हैं। ठीक है, सेवरल प्लांट फ्रूट सीड एंड हैविंग hallucinogenic property have been used for the hundreds of years in the folk medicine, religion ceremonies and ritual over the globe। When they are taken for the purpose other than medicine using amount of frequency, then pair one physiological function is concerned drug abuse। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। इसके बाद आता है ड्रग्स एंड एब्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आ रहा है बच्चों आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, स्मोकिंग जो है वो सबसे ज्यादा किया जाने वाला एक नशा है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय बीइंग ह्यूमन बीइंग मोर देन 400 years। टोबैको को पिछले 400 सालों से यूज किया जा रहा है। इट इज स्मोक, इसको स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है एंड यूज किया जाता है स्नफिंग के रूप में। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, टोबैको के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे इंक्लूडिंग निकोटिन हो गया, एल्कलॉइड हो गया। ठीक है, निकोटिन स्टिमुलेट एंड एड्रेनल, निकोटिन जो है बच्चा क्या करता है, आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन बोथ विच रेज ब्लड प्रेशर, जिसके कारण से क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर रेज होगा एंड इंक्रीज हार्ट रेट, और इसके वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। स्मोकिंग एसोसिएशन विद द इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, जो आपका स्मोकिंग होता है इसके कारण से क्या होता है, लंग कैंसर इंक्रीज होता है। यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, एटीसी, ये आपको किसी कारण से देखने मिलते हैं बच्चों, स्मोकिंग के कारण से देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद, टोबैको को जो च्यू किया जाता है एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों आपका स्मोकिंग इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोकिंग जो होता है वो क्या इंक्रीज करता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड को कंटेन इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, दिस कोज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, जिसके कारण से होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आती है बॉडी के अंदर। ठीक, when one buy packets of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packaging which warns against the smoking and so say how it is injurious to health। ठीक है, जब आप
एक पैकेट को खरीदते हो किसका किसका सिगरेट का, तो सिगरेट के ऊपर वार्निंग लगी होती है कि ये जो है इंजीरियस हेल्थ के लिए, येट स्मोकिंग इज वेरी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी बोथ एमंग यंग एंड ओल्ड्स, ठीक है। Knowing the dangers of the smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and the old need to avoid this habit। आपने देखा होगा कि आजकल जो स्मोकिंग है वो बहुत ज्यादा चल रही है। Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, इसके अंदर नॉर्मल बातें हैं जो लिखी गई है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस मींस अ पीरियड और प्रोसेस, एक पीरियड होगा, एक प्रोसेस होगा, ठीक है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, जिसके अंदर चाइल्ड जो होता है बच्चों मैच्योर होता है इन टर्म ऑफ हिज हर एट्रीब्यूट्स एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। द पीरियड बिटवीन द 12 to 18 ईयर्स, जो पीरियड है बिटवीन 12 से 18 साल ऑफ एज में बी थॉट टू बी एडोलेसेंस पीरियड। वो क्या कहलाता है बच्चों? एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। ये सब चीजें आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा सारी चीजें क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है यहाँ से। इन अदर वर्ड्स द एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय द सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस। एडोलेसेंस के दौरान क्या आता है? आपके बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलता है। एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर द एडवेंचर। एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। For need for adventure and excitement and very experiment constitute common cause which motivate, जो कि motivate करता है youngster को towards drugs and alcohol। A child nor natural curiosity motivate, जो child जो होता है उसके पास क्या होता है? curiosity होती है, motivate him or experiment। This is complicated further by effect that might to be perceived and the benefit of the alcohol and drugs use। The first use of drugs, सबसे पहली बार जब ड्रग्स का और अल्कोहल का यूज किया जाता है तो मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग। देखो मैं आपको सिंपल सा एक मीन बताता हूँ। जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे ना तो क्या होगा? कॉलेज लाइफ में जब आप जाओगे, अभी तो आप मान लीजिए घर पे हो या फिर बाहर हो, तो जो लोग पहली बार बाहर निकले वो भी ये सब काम कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब कॉलेज लाइफ में आप जाते हो तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपके आसपास के जो आपका ड्रग्स ले रहे होते हैं, जो आपका अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं। कई बार वो हम लोग को उकसाते हैं कि नहीं यार तुमको करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें बोली जाती हैं बच्चों को कॉलेज के टाइम पे, या जब भी आप बाहर जाते हो अकेले घर से बाहर तो कुछ मक्कार लोग या फिर नाका जो आपके बोलते हैं ऐसे लोग जो कि बिगड़ेल हैं, मैं कह सकता हूँ ना, वर्ड यूज कर सकता हूँ इस चीज को। तो वो लोग क्या करते हैं? वो आपको उकसाने का काम करते हैं, आपको बोलते हैं अरे यार तू सिगरेट नहीं पीता है, तू स्मोकिंग नहीं करता है, तू जो है अल्कोहल नहीं लेता है, क्या करेगा तो अपनी लाइफ में, तूने कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में। ऐसे तरीके से उकसाया जाता है आपको। जब आपका मन भी होने लगता है, धीरे धीरे आपका मन होने लगेगा, आप भी जो है फिर स्मोकिंग पे धीरे धीरे आओगे। जब पहली बार आपको दिया जाएगा ना, एक बार तो ट्राई तो कर, वो ऐसा बोलते हैं मतलब कि यार लाइफ में ना एक कुछ ना कुछ तो हमेशा ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए। वो ट्राई वर्ड जो है ना इतना ज्यादा खतरनाक है उस जगह पर, जिसके कारण से क्या होता है, यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप लिटरली मानिएगा कि आप उसकी आदत को कभी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि वो चीज इतना ज्यादा आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। आपको इतना ज्यादा हैप्पीनेस हो सकता है कि इस टेंशन भरी दुनिया के अंदर आपको लगे कि नहीं, मुझे इस चीज को करने पर जो सुकून मिल रहा है वो चीज मुझे नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल रही है। इसके कारण से क्या होता है, हम उस चीज को अपनी डेली लाइफ में लेकर आते हैं और जिसकी वजह से हम हमारी पूरी हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई आपको किसी भी चीज को लेकर कितना भी उकसाए, आपको कभी भी नहीं उसकी बातों में आना है। कभी भी आपको अपनी हेल्थ के साथ, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों कि इसके अंदर होता यह है कि अगर आपने अल्कोहल का यूज किया, आपने ड्रग्स का यूज किया, तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। और आप बेसिकली देख रहे हो कि आजकल जो है हर चीज बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे हम जो खाना खा रहे हैं वो भी सही नहीं खा रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए अगर आपने ड्रग्स का यूज करना भी शुरू कर दिया ना तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लेना बच्चों। आजकल जो है नॉर्मली भी आप जो है अगर बाहर रह रहे हो, अगर मान लीजिए कोई बच्चा घर से दूर रह रहा है, तो प्लीज ये मत सोचिए, अपने पापा मम्मी के पीछे देखिए कि वो लोग कितनी चिंता करते हैं आप लोग के लिए। प्लीज उनके बारे में थोड़ा सोचिए, ठीक है। आप लोग को ये नहीं करना है कि हम जो है बिल्कुल पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, है ना, वो सब चीजें नहीं करना है आपको। अगर अदरवाइज क्या होगा ना, आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर पाओगे। दूसरी चीज देखो, आप लोग आने वाला फ्यूचर हो इंडिया का, जो कि हम लोग सब चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो। देखो इसमें होगा ये कि ज्यादा बेटर चीजें आपके सामने होगी। अगर आप अपना एम पूरा कर लेंगे तो आप जो है
खुश हो पाएंगे, सक्सेसफुल पर्सन के रोल में खिला पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में रिग्रेट होता रहेगा, जैसे काफी सारे लोगों को होता है। ठीक है, जैसे मुझे भी होता है खुद को भी कि काश मैं डॉक्टर होता तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, तो आप रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज की मेहनत को आज ही कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि मैं ये कर लेता हूँ पहले वो कर लेता हूँ। देखिए आपके पास आपकी लाइफ ना हर बार 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 मौके नहीं देती है आपको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, बार बार आपकी लाइफ में मौके नहीं मिलते हैं, हर बार मौका आपको नहीं मिलेगा। मौका मिला है पढ़ने का, प्लीज पढ़ लो, अभी मौका है आपके पास। लाइफ में एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत टाइम है। अब आप लोग सब समझदार हो चुके हैं, सारी चीजें हैं, प्लीज पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, किसी के बहकावे में ना आइए कि भाई तू एक बार ट्राई कर, एक बार ट्राई मत कर, ये सब चीजें मत करो। ठीक है, ना ही आपको करना है, क्योंकि आप लोग जो है आने वाला फ्यूचर हो इंडिया का, इस पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और एक बेहतर डॉक्टर की तरफ बढ़िए, ताकि जो है आपका नाम भी हो और आपके पेरेंट्स का नाम हो। फिर भले ही आपकी मर्जी पड़े जो करिए, डॉक्टर बनने के बाद आपको जो करना है वो करो, लेकिन ये सब चीजें तो मत करना। ठीक है, आपका जो है नशा पत्ती मत करना। ठीक, चलिए यहाँ पे ये सब चीज लिखी गई है कि एक चाइल्ड होता है, नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उसकी, मोटिवेशन की, इसके कारण से क्या होता है उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो अल्कोहल का, ड्रग्स का बेनिफिट बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि पहली बार यूज करो, फिर पहली बार यूज करने पर क्या होगा, बाद में चाइल्ड जो होगा वो अपना स्टार्ट करना शुरू कर देता है, उसके बाद से वो प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू करता है। ऑफ लेट स्ट्रेस आना शुरू करेगा फ्रॉम प्रेशर। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स नहीं आ रहे उसका प्रेशर है, तो सर एक बार कर लेता हूँ ना। नहीं, नहीं करना है बच्चों, नहीं करना है, अदरवाइज आप जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है, एंड academic and examination has played a significant role in the preceding the youngster to try alcohol and the drugs. ठीक है, the perception among youth that is a cool or progressive to smoke, use drugs and alcohol is also very major cause for the youth to start these habitat. Television, movies, newspaper, internet also help to promote the perception. Other factors that has been to associate with the drugs and alcohol abuse among adolescents and unstable to unsupportive family structure and peer pressure. ठीक है, तो समझ में आ गया। एनसीईआरटी भी आपको जो है जागरूक कर रही है, प्लीज ना तो आप अल्कोहल लीजिए, ना ही आप किसी ड्रग्स को बढ़ावा दीजिए, ना ही आप किसी की बातों में आइए। सामने वाले को आप ये कहिए कि आपको करना है आप करिए, लेकिन हमको प्लीज ज्ञान मत दीजिए। ठीक है, हमको नहीं करना है सब चीजें। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट, इन सब की आदत लगने की वजह से ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली, ड्रग्स का बार बार यूज किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि विच वन फेल टू रिलीज इट इज इनहेरिट एडिक्टिव नेचर ऑफ द एल्कोहल। यदि आपने एक बार नहीं लिया ना, जैसे मान लीजिए आप रेगुलर ड्रग्स का, एल्कोहल का क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, जिसके कारण से क्या होगा, एक टाइम के बाद यदि आपने एक दिन भी नहीं लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार आज कुछ मिसिंग है, आज कुछ मिसिंग है। इस कारण से क्या हो गया है ना, एडिक्शन इज फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोर्बिया, है ना, यूफोर्बिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। These rare people take them even when they are not indebted or even when they are become self-destructive. Why repeated use of drugs? जब आप बार बार ड्रग्स का यूज करोगे, the tolerance level of the receptor present in our body increase. The tolerance level जो receptors हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, and consequently the receptor respond to high doses of drugs and alcohol leading to greater इंटीग्रेट एडिक्शन। और बार बार हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़े से अमाउंट में ड्रग्स ले रहे थे, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही ये रिसेप्टर इंक्लूड होंगे, एक्टिवेट होंगे, वैसे आप क्या करोगे, ड्रग्स की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे, है ना। उसके बाद हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न टू माइंड दैट यूज ऑफ दिस ड्रग्स कैन बी फॉर नंबर ऑफ द एडिक्शन। ठीक है, thus the addictive potential of drugs and alcohol pull the user to vicious circles leading to the rare regular use from which he or she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted, become dependent to their use. ठीक है, dependence is the tendency of the body to manifest the characteristics and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs and alcohol is separately continued. Clear यहाँ तक? ये सब चीजें आपको दी हुई है आपको समझाने के लिए। This is characterized by the anxiety, shakiness, nausea, sweating, which may be relieved when use is resumed. Again, in some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and their person may be needed the medical supervision. ठीक है, dependence lead to the patient to ignore all the social norms in order to get sufficient fund to set it. These result, जिसके कारण से जो रिजल्ट आता है many social adjustment problems. Clear?
इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो बार बार आप जब ड्रग्स लोगे, अल्कोहल लोगे, इससे कारण क्या होगा, आपको रेकलेस बिहेवियर होगा, वेंडलिज्म, वायलेंस करोगे आप, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ, टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा. A combination of drugs or their intake along with the alcohol generally result in the overdosing and even deaths. The most common warning sign of the drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence of school and college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressiveness, and the rebellious behavior, detracting relationship with the family and friends, loss of interest and in hobbies, change in sleeping and the eating habitat, fluctuation in weight and appetite. ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है. Effect of drugs. There are maybe some far-reaching application of the drugs and alcohol. If an abuser is unable to get money to buy drug, यदि हाँ देखो आपका ड्रग क्या क्या काम करवा सकता है. यदि आपने ड्रग लेना शुरू कर दिया और आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो ड्रग्स आपसे चोरी भी करवा सकता है. ठीक है. If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, she may stealing, चोरी भी कर सकते हो. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, the drugs, alcohol, and addict because of the mental and financial stress of his her entire family and friends. ठीक है. Those who take drugs direct injection, जो लोग डायरेक्टली इंजेक्शन की मदद से ड्रग्स लेते हैं, are much more likely to acquire serious infection like AIDS, hepatitis B, and these viruses which are responsible for these diseases are transformed from the one person to another person by the sharing of the infected needles and syringes. ठीक है. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infection and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected bloods. ठीक है. The use of alcohol during the adolescence may also be long-term effect. It could be heavy drinking and adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damage nervous system and cirrhosis. ठीक है. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also adversely affect the fetus. ठीक है. Another misuse of drugs is which certain sportsmen do to enhance their performance. This misuse narcotics, analyzing, anabolic steroids, diuretic, and certain hormone sports to increase the muscle strength, bulk, and promote the aggressiveness and act as a result increase athletic performance. The side effect the use of anabolic steroid in females include masculine nature, increase aggressiveness, mood swing होगा, डिप्रेशन आएगा, बार बार एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी आपकी एबनॉर्मल हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं. इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन अल्कोहल अब्यूज इन मेल्स एंड इन मेल्स के अंदर जो है एक्ने आ जाएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन आएगा, साइज टेस्टिकल के साइज होंगे रिड्यूस हो जाएंगे. उसके बाद बात करते हैं डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉर किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, प्रीमेच्योर ब्लडनेस आ जाएंगे. ठीक है. उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ prostate gland. These effects may be the permanent and prolonged use. In the adolescence, male and female, severe facial and body acne and the premature closure of the growth center of the long bones may result in the stunted growth. ठीक है. अब प्रिवेंशन क्या क्या रखने हैं आपको. प्रिवेंशन चीज को आप देख लो, मेन चीज ये है, बाकी वो सब चीज आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए थी. ठीक है. प्रिवेंशन बता देता हूँ. The age old adage of the prevention is better than cure. हमको सबको पता है कि प्रिवेंशन जो होता है better than cure होता है. Holds true here also. It also true that the habits such as smoking, taking up at the young age, many more during adolescence. ठीक है. Hence, it is the best to identify the situation that may push an adolescent towards use of drugs and alcohol and to take remedial measure as well. In this regard, the parents and this teacher has been responsibility. And parenting that combines with the high level of maturation and the consistent discipline has been associated with the lowered risk substances abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for the prevention. देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, avoid undue peer pressure. Avoid undue peer pressure. Every child, हर बच्चे को his या her own choice and personality, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, पर्सनालिटी होती है, which should be respected, जिसकी वो रेस्पेक्ट करता है, and nurtured, एंड उसकी वजह से नेचुरल होता है. ठीक है. अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड. चाइल्ड को जो है उस चाइल्ड को कभी पुश नहीं करना चाहिए अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज या हर थ्रेशोल्ड लिमिट्स विद स्टडी एंड सपोर्ट एंड अदर एक्टिविटीज. ठीक है. एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उस बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन देखने को मिलना चाहिए. सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट टू पीयर्स, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स. पीयर शुड बी थॉट sought
immediately so that they can cause appropriately. Help may even be sought from the close and trusted friends beside getting proper advice to sort out for the problems. This would young to vent feeling है ना anxiety and guilt. ठीक है. Looking for danger sign जो होता है वो seeking professional and medicinal help. ठीक है बच्चों, तो यही सब चीजें थी जो आप नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है. आई होप सो कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा. चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या है. एक तो आपका एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया. उसी के साथ अगर बात करते हैं इसके अंदर और क्या है, तो इसके अंदर और क्या देखने मिला है आपको. आपने ड्रग्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, ड्रग्स के बारे में पढ़ा. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, जो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है आपका एक तो नीट का एनोटेटेड पीडीएफ, चैप्टर वाइज सीआरई, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड पीवाईक्यू की वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इसी के साथ ये लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है. अगली बार हम मिलेंगे माइक्रोब्स के साथ. तो बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए ताकि इस बार जो है 2025 में आप नीट का परचम लहरा सकें. थैंक यू सो मच, बने रहिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.